नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। परफॉर्मर सीरीज के अंतर्गत हम लोग बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसआई के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हैंड रिटन नोट्स के अंतर्गत हम लोग भारत के संविधान को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी के अंतर्गत हम लोग आज प्रस्तावना और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि प्रस्तावना से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ संविधान की विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, जो कि काफी ज्यादा दुरूह हो सकते हैं यदि हम लोग सही ढंग से न पढ़े तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इसी को मूल रूप से देखेंगे। सेशन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रस्तावना क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। तो समझ कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जब पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं तो पुस्तक के पहले पृष्ठ पर दिया जाता है कि अंदर में हम लोगों को क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी। तो प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से हमारे संविधान के सार तत्वों का उल्लेख करती है, उसका परिचय देती है, उसकी भूमिका हमारे समक्ष में रखने का प्रयास करती है। प्रस्तावना को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उससे कुछ चीजें हम लोगों को प्राप्त होती हैं, जैसे हमारे संविधान का आदर्श क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, स्रोत कहां से है और उसकी तिथि क्या है, यानी कि पारित होने की अंगीकृत करने की तिथि, पारित अंगीकृत करने की तिथि संविधान की कब है, ये हमें संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त हो जाती है। तो इन चीजों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अब सबसे पहले बात करें कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं को इस प्रस्तावना को हमारे संविधान में डालने का विचार कहां से आया, इसकी भाषा कहां से ली गई और आखिर ये आया कहां से, उद्भूत ये कहां से होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि विचार हमारे संविधान निर्माताओं को आया अमेरिका के संविधान में। अमेरिका का संविधान प्रियम्बल के साथ में है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताता चलूं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहां परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर ही संविधान को मान्यता प्रदान की गई है। परंपराओं और मान्यताओं को संविधान की मान्यता ब्रिटेन में प्रदान की गई है। भाषा की बात करें हमारे देश के संविधान की, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। न केवल बीपीएससी एडीओ अपितु आपका बिहार एसआई हो, रेलवे हो या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेरणा की बात करेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब कुछ हम लोग अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, बगल में हमारा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, ये हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। केवल हम लोग यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें प्रदान की गई हैं और कैसे है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें यदि हम लोग, तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो गैरवाद योग्य है, यानी इसके विरुद्ध हम किसी प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते हैं। आज तक अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की, तो केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आजकल जो हम लोग संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को देखते हैं, उस संशोधित प्रियम्बल या प्रस्तावना को हम लोग देखते हैं। केवल एक बार संशोधन हुआ है तब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्दों को ऐड किया गया। क्या क्या था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो कि हमारे राज्य की, हमारे स्टेट की विशेषता को संदर्भित करता है, और एक शब्द जोड़ा गया और अखंडता। ध्यान रखिएगा, और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द ही जोड़े गए हैं हमारे संविधान में अंगीकृत करने के उपरांत। अब प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना न तो सरकार को शक्ति देती है, न ही सरकार के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती है। अब विशेषज्ञों की बात करें तो हमारे प्रस्तावना के विषय में विभिन्न विशेषज्ञों ने अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। सबसे पहले अर्नेस्ट वॉकर के विचार की बात करें तो इसे संविधान की कुंजी माना गया है। ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट वॉकर ने इसे संविधान की कुंजी कहा है। कृष्णस्वामी अय्यर का कहना था कि यह दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीर्घकालिक सपनों का विचार कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया। संविधान का आईडी कार्ड या परिचय पत्र यह कहा था एन.ए. पालकी वाला ने। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, इन्होंने इसे गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, इसे याद रखिएगा।
गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी साहब ने। मुंशी साहब भी जन्म कुंडली बना सकते थे प्रस्तावना की, इसीलिए ऐसा कथन उन्होंने कहा था। और ठाकुर भार्गव दास का कहना था कि यह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में हमारे संविधान की आत्मा का वास है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग स्रोतों की बात करेंगे तो स्रोत कौन है हमारे संविधान का या हमारे नीति नियंताओं को शक्ति कौन प्रदान करता है? तो वो भारत के लोग प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जो पहली पंक्ति लिखी गई है उसमें ही लिखा गया है हम भारत के लोग। ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग, ये भारत के नीति नियंताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। भारतीय ही ये काम करते हैं, यानी कि भारत की जनता। अब उद्देश्य की बात करेंगे, प्रस्तावना के जो प्रमुख घटक हैं उनमें सबसे पहला स्रोत था, उसके बाद उद्देश्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य में यहां पर न्याय की बात कही गई है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। पहला हमारा सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। और अगर इन न्यायों की बात करेंगे तो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, जिसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था, वहां से ये विचार हमारी संविधान की प्रस्तावना में आए हैं। ये ध्यान रखिएगा। स्रोत हमारा न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, ये रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। और इन स्वतंत्रताओं की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका विचार हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से लिया है। ध्यान रखिएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी राजशाही के विरुद्ध, और उसी समय यह विचार उत्पन्न हुआ था। किस बात का? स्वतंत्रता का। तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहला है हमारा विश्वास, दूसरा है धर्म, तीसरा उपासना, चौथा विचार और 5वां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो विचार है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का विचार नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन में आपको ये हमेशा दिखाई दे जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। हमारा आर्थिक जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात संविधान के प्रस्तावना में की गई है। वहीं समानता की बात करेंगे तो सभी को समान अधिकार दिया गया। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं भाग 3 के अंतर्गत, तो उसमें समानता का अधिकार दिया गया है और सभी को समान अधिकार हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। साथ ही साथ बंधुत्व की बात करेंगे, यानी भाईचारे की बात करेंगे। सभी का दायित्व होगा कि वो भाईचारे और बंधुत्व के विकास को बढ़ावा दे। तो इससे हमारे प्रस्तावना के स्वरूप और प्रकृति का भी पता लग जाता है। अब यहाँ पे अगर प्रस्तावना के स्वरूप और प्रकृति की हम लोग बात करेंगे तो भारत कैसा गणराज्य है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ डोनाल्ड चाचा को आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत जो है बिना किसी भी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम है, चाहे उसका आंतरिक मामला हो या वैदेशिक मामला हो। 2 उदाहरणों से इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को यह बताया कि आप रसिया से जो तेल खरीद रहे हैं वो तेल खरीदना बंद कर दीजिए, लेकिन भारत ने कहा कि भारत के हितों को देखते हुए हम रूस से तेल आयात करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि रूस भारत को बाजार के मुकाबले सस्ते कीमतों पर कच्चा तेल का आपूर्ति कर रहा है। वहीं दूसरा बात अगर हम लोग देखें, ये तो वैदेशिक मामला है, दूसरा बात अगर हम लोग देखें तो हमेशा गाहे बगाहे अमेरिका जो है भारत में उत्पन्न हो रही अल्पसंख्यकों के प्रति जो उत्पीड़न दिखाई देता है उसको लेकर के भारत को हमेशा नसीहत देता रहता है। तो ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो उसका हमेशा कहना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और भारत इसको लेकर के अपना प्रयासरत है कि किस प्रकार से इन समस्याओं को, आंतरिक समस्याओं को सुलझाया जाए। तो यहाँ पर हम आंतरिक और वैदेशिक मामलों में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का एक प्रमुख उदाहरण हो गया ये दोनों। इसके बाद हमारा संविधान ने हमारे प्रस्तावना में हमारे गणतंत्र की प्रकृति जो बताई है वह है समाजवादी। तो ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो समाजवाद है वह गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। ये ध्यान रखिए, गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है और यहाँ का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर हम लोग मिश्रित
अर्थव्यवस्था को देखते हैं जिसमें सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र के अस्तित्व की बात को भी स्वीकार की गई है। अब एक समाजवाद की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि कंप्लीट सार्वजनिक क्षेत्र का ही नियंत्रण स्थापित रहता है, लेकिन भारत में निजी क्षेत्र चाहे अंबानी, टाटा, बिरला या अडानी हो, इनका भी अस्तित्व है। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे हमारा HAL हो गया, DRDO हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, भारत हैवी अर्थ मूवर्स लिमिटेड हो गया, तो ये सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये भी यहाँ पे कार्य करती है। दोनों का सह अस्तित्व इस समाजवाद में देखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हमारा प्रमुख विशेषता है पंथ निरपेक्षता का, और पंथ निरपेक्षता की विचारधारा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भारत की बात करेंगे तो बताया गया कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिम के राष्ट्रों को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर पूर्व में सभी लोग ईसाई धर्म को मानते थे और राजा भी ईसाई धर्म को ही ज्यादा प्रश्रय दिया करता था। लेकिन भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की आत्मा में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कब राज्य किसी भी धर्म का हो, राज्य किसी भी धर्म का हो, उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय देना प्रारंभ किया था। चाहे हर्षवर्धन हो, गुप्त काल का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, या मौर्य काल का उदाहरण ले सकते हैं। तो उसी लिए यहाँ बताया गया है कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है भारत, और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यदि भारतीय सरकार किसी एक धर्म को प्रश्रय या प्रोत्साहन दे रही है तो सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय और प्रोत्साहन देती है, और सभी धर्मों को यहाँ पे समानता दी गई है। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, सभी को अपने विचार और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं लोकतंत्र की बात करेंगे तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक गणराज्य में जो शासन का संचालन किया जाता है वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, और जो शक्ति होती है वह जनता में निहित होती है। अब लोकतंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन में सीधे जनता की भागीदारी होती है, और अगर हम लोग बात करें तो लिच्छवी गणराज्य का उदाहरण यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। लिच्छवी गणराज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, और वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड का नाम सबसे पहले उभर करके आता है। वहां पर आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही वहां पे काम कर रही है। भारत की बात करेंगे तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का चुनाव किया गया है, जहां शासन में जनता की अप्रत्यक्ष तरीके से भागीदारी होती है। भारत में भारतीय जनता के द्वारा यहाँ के नीति नियंताओं का चुनाव किया जाता है, और उसके माध्यम से वो लोग शासन करते हैं। गणराज्य की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो गणराज्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि गणराज्यों का जो प्रमुख होता है उसके प्रमुखों का चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा। अब यहाँ पर फिर से हम लोग वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। वहां पर गणराज्य प्रणाली थी, और वहां के जो शासक थे उनका चुनाव किया जाता था। और भारत की बात करेंगे तो भारत का जो प्रमुख प्रधान अधिकारी है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रमुख अधिकारी, प्रथम अधिकारी राष्ट्रपति है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जो भी हमारे द्वारा चुने गए MPs और MLAs हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है भारत में वो वंशानुगत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटेन के साथ में हम लोग कंपेयर करें भारत के गणराज्य की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, भले ही वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई है। आज भी वहां का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वह वंशानुगत आधार पर ही वह चुना जाता है, जबकि भारत में जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वो और जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने मंत्री परिषद की सहायता से शासन का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बेरूबारीवाद 1960 की बात करेंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है। ये याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। ये बड़ा
इंपॉर्टेंट है। सज्जन सिंह बाद 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव दिया और कहा कि हम लोग इस बेरुबारी बाद में दिए गए अपने निर्णय पर विचार कर सकते हैं। और इसके उपरांत अगर हम लोग देखें तो गोलकनाथ बात 1967 में आया, जिसमें बताया गया कि भारतीय प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, वह शाश्वत है और वह गैर वाद योग्य है, यानी इसको लेकर के किसी प्रकार का वाद परिवाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण 1973 के केशवानंद भारतीवाद की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु यह जो संशोधन होगा संविधान के मूल ढांचे के अनुसार होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल ढांचे में छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संशोधन कर सकते हैं। एसआर बोम्मई बाद 1994 में बताया गया प्रस्तावना के लिए कि यह संविधान का अभिन्न अंग है, और वहीं 1995 के ही LIC बनाम भारत संघ में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और न्यायालय में इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय है ये सब। अब इसके बाद हम लोग विशेषताओं की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा संविधान बहुत विशाल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित विशाल संविधान है। ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोगों ने इसमें सारे चीजों को समाहित करने का प्रयास किया, चाहे हमारा SC ST एवं अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट प्रावधान की बात हो, विधि के शासन की बात हो, संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर हमारे संविधान का झुकाव है। हम लोगों ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी हम लोग संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हमारा संविधान संशोधन के मामले में कठोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आदि शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे सरकार की प्रणाली किस प्रकार की होगी, तो संसदीय शासन प्रणाली के सारे प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। साथ ही साथ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की जब बात करेंगे या पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो उसके प्रावधान भी हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे, कैसे केंद्र राज्यों को सहायता करेगा या किस प्रकार से शासन करेगा राज्यों के ऊपर पे, उसके विषय में प्रावधान किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। जब हम लोग संसद के तीनों अंगों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, उन सभी में से हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है। संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें विशेषताओं में, तो हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के विषय में यहाँ पर USA का उदाहरण देना चाहूंगा। USA की जब बात करते हैं तो USA में राज्यों की भी नागरिकता होती है और संघ की भी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में केवल संघीय नागरिकता ही प्रदान की जाती है। साथ ही साथ हमारे संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई है। ये ध्यान रखिएगा, जो सभी विवादों को देखती है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है। अब आते हैं संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षण में, कि हमारा संविधान ने हमारे जो संविधान है वह एकात्मक भी है और विशेष परिस्थिति हमारा संविधान संघात्मक है और विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है। तो एकात्मक शासन प्रणाली की जब हम लोग बात करेंगे, एकात्मक संविधान की, तो यहाँ पर एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखते हैं राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शक्तिशाली केंद्र की बात हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आर्टिकल्स जब देखेंगे या जब हम लोग राज्य को देखेंगे तो वहां पे इन आर्टिकल्स के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष रूप से राष्ट्रपति के शक्तियों में एकल नागरिकता प्रदान की गई है, जो एकात्मकता का लक्षण है। अखिल भारतीय सेवा सबसे बड़ी बात है। UPSC जो है वो संघीय कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, संघीय स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करती है, और वो अधिकारी जो है राज्यों में जाकर के अपना योगदान देते हैं। ये जितने भी IAS, IPS, IFS हम लोग देखते हैं, ये सभी के सभी क्या है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से होती है और ये कार्य आकर के राज्यों में करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखेगा।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जो एकात्मकता का एक अन्य लक्षण है। आपातकाल में अगर बात करेंगे, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगाया जाता है तो जिस क्षेत्र में लगाया गया या संपूर्ण भारत में लगाया गया, तो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी हो जाती है वो केंद्र सरकार की हो जाती है। वहां पर विधान परिषद कार्य उतने अच्छे तरीके से नहीं करते, उन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है केंद्र सरकार का। संघात्मक संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पर संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो विषय किसी सूची में सम्मिलित नहीं है उसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में शामिल कर दिया गया है और उसे केंद्र को सौंप दिया गया है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, यह संघात्मकता का लक्षण है। द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है। संसद में उच्च सदन या राज्यसभा है, जहां पर राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं कानून के निर्माण में। केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया भारत के संविधान को संघात्मक संविधान बनाती है। अब जैसे कुछ एक कानून है जिसमें अगर संसद कोई कानून पारित करती है तो आधे से अधिक 2/3 राज्यों की उसमें सहमति आवश्यक होती है, तभी वह कानून पारित समझा जाता है। जैसे पंचायती राज प्रणाली का कानून था, उसे आधे से अधिक राज्यों के द्वारा पारित किया गया था। तो इस प्रकार की अगर जटिल प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन की, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक संविधान का उदाहरण है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।